वेलकम जैनिक एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। क्या करेंगे डिस्कशन? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो देखते हैं यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसके विषय में ये क्या है, क्योंकि आप लोग क्या क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं हमको नहीं है पता, लेकिन यहां पे देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है बेसिकली। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रोल प्ले करेगी आपका बेस थ्योरम में, तो इस चीज को भी देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे बेटर कि हम यहां पे एक बॉक्स लेते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इट्स बेटर कि आप इससे ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम चूज करते हैं, राइट। देखते हैं अभी यहां पे हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, राइट। इस बॉक्स के अंदर थ्री रेड बॉल ले लेते हैं, राइट, क्लियर। यहां पे 2 ब्लू बॉल्स ले लेते हैं, क्लियर। और यहां पे 1 2 3 4 एंड 4 ब्लैक बॉल ले लेते हैं। तो देखते हैं कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, अभी हमें समझ में आएगा यहां पे। तो हमने एक बॉक्स के अंदर 3 रेड बॉल ली हैं, 2 ब्लू बॉल ले ली हैं और 4 हमने ब्लैक बॉल ले ली हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम एक यहां पे एक क्वेश्चन असाइन करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं 3 रेड बॉल का। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2 रेड बॉल का, बिकॉज 2 रेड बॉल इज अ वेरी सिंपल फिनोमिनन। 2 रेड बॉल, राइट, क्लियर। 2 रेड बॉल का हमको प्रोबेबिलिटी पता करना है, क्लियर है। अभी हम ये भी देख लेते हैं ये केस हमारा विद रिप्लेसमेंट का है या विदाउट रिप्लेसमेंट का, हम पहले ही तय कर लेते हैं। तो ये केस हम लेके चल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इस क्लियर, विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब मैं क्या करता हूं यहां पे, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मुझे 2 रेड बॉल निकालने। या तो मैं ये काम कर सकता हूं 2 रेड बॉल निकालूं, या क्या करूं 1 एट अ टाइम, 2 बार में मैं क्या करूं, एक एक करके रेड बॉल ड्रा करूं, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रेड बॉल ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट रेड बॉल, यहां देखिए, दिस इज फर्स्ट रेड बॉल, राइट। अगर मैं फर्स्ट रेड बॉल ड्रॉ करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो मैं निकालता हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इज 3/9, इज क्लियर। अब यहां पे हम जब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे तो यहां पे हमारे पास क्या पोजीशन आई, देखते हैं यहां पे। अब हमारे पास यहां पे 2 बॉल बची हैं, इज क्लियर। और हमारे पास यहां पे कितनी बॉलें रह गई, हमारे पास 3 ब्लू बॉल्स रह गई, राइट, क्लियर। और हमारे पास यहां पे वही 4 ब्लैक बॉल बनी रही, क्लियर। अब आगे जब हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो वो इस इवेंट पे डिपेंड करेगा, ना कि इस इवेंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट पे डिपेंड करता है कि आगे की फ्यूचर की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, क्लियर है, कि फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम आगे कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे अभी आगे। या इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फिजिक्स में पार्टिकल प्रेजेंट में जहां है, फ्यूचर में उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमें प्रेजेंट की जरूरत लेनी पड़ती है, ना कि पास्ट की, राइट। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ब्राउनियन मोशन के फॉर्म में भी हम पढ़ते हैं आगे जाके। तो यहां देखते हैं हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 डिवाइड बाई रेड 1। Probability of red 2 divide by red 1 is 2/8. So this is 2/8.
this is 1 ball remaining and blue is 2 ball remaining. Four ball. So probability of red 2 by red 1, that's the meaning is probability of red 2 divide by red 1, this is the meaning is probability of red 1 is occurred and red 2 by red 1 is अकरिंग. इस क्लियर कि रेड 1 हमारी अकर्ड हो चुकी है और रेड 2 बाई रेड 1 क्या है, ये अकरिंग होने वाली है. तो ये क्या आ गया 2 बाई 8. इस क्लियर. अब मैं क्या करूं, अगर रेड ये हमारा ये फर्स्ट सैंपल स्पेस है और ये सेकंड सैंपल स्पेस है. अगर दो सैंपल स्पेस को हमें रेड 1 एंड रेड 2 अगर हमें दोनों बॉलें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 intersection red 2, because this is a sample space is 1 and this is 2. तो हमारे पास दो सैंपल स्पेस हैं, पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है. इन दोनों को अगर हमें ज्वाइंट करना है, दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, दोनों घटनाएं जब घटित होंगी तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन का. दिस इज बोथ अकर. बोथ अकर. तो क्या करते हैं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1, दोनों लोगों को साथ में काम करना है और जब लोग साथ में काम करते हैं तो हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटीज का. तो क्या निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 बाई रेड 1. क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 बाई रेड 1, दिस इज कॉल्ड अ conditional probability. This is conditional probability. It's clear. This is called a conditional probability. This is a B by A या red 2 by red 1. It's clear. The probability is red 2 divide by red 1 equal probability of red 1 intersection red 2 divide by probability of red 1. is clear. probability of red 2 divide red 1 बराबर probability of red 1 intersection red 2 divide by probability of red 1. this is called a conditional probability. they depends on R1 या red 1. clear. तो अगर रेड 1 की प्रोबेबिलिटी को मैं ए ले लूं और रेड 2 की प्रोबेबिलिटी को मैं बी मान लेता हूं. क्लियर है नोटेशन को. तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यही तो आपको पता करना था. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली किस पे डिपेंड है, ए पे. तो ये किस तरह की इवेंट हुई, डिपेंडेंट इवेंट्स. तो कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट इवेंट्स. क्लियर. अगर मैं इसी को रिवर्स कर देता हूं तो P ऑफ A बाई बी, दिस मीनिंग इज B इज अगर एंड A बाई बी इज अकरिंग. तो दिस केस इज प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाई P ऑफ B. इन दोनों के लिए कंडीशन है कि PA इज नॉट इक्वल 0 एंड PB इज नॉट इक्वल 0. ये दोनों हमारे पास फंडामेंटल आ गए किसके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम देखते हैं, 3 टाइम्स रेड निकालेंगे तब क्या बनेगा, या n टाइम्स हम ये प्रोसेस करते रहते हैं तब हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होगी, वो हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे. तो यहां देखते हैं सबसे पहले. तो फर्स्ट रेड बॉल, अगर मैं पहली रेड बॉल निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1, दिस केस इज 3/9. क्लियर.
यहां पे हम रेड 3 की भी एक प्रोबेबिलिटी मान लेंगे। यहां मैंने रेड 1 की ले लिया, इज ए एंड रेड 2 इज बी एंड रेड 3 इज सी। ये तीनों हमने इस तरह से कैटेगराइजेशन कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इज 3/9। तो अब यहां पे 2 बॉलें बच गई होंगी, राइट? और यहां पे कितनी बॉल्स हैं? यहां पे 2 बॉल्स हैं ब्लू एज सच, और हमारे पास यहां पे 4 ब्लैक बॉल्स हैं, राइट? क्लियर? अगर मैं अब नेक्स्ट बॉल निकालूंगा तो वो इसके हिसाब से निकालूंगा या इसके हिसाब से? मैं इसके हिसाब से निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंडीशन है और प्रेजेंट पे ही डिपेंड करेगा कि आगे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी। तो यहां पे मैं निकालता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 डिवाइड R1, दैट्स अ मीनिंग R1 इज अकर्ड एंड R2 by R1 इज अकरिंग, दिस इज 2/8। क्लियर? अब यहां पे कितनी बॉल्स बची होंगी? अब यहां पे 1 बॉल बची है और यहां पे एज सच 4 बॉल्स हैं और यहां पे हमारे पास 2 बॉल्स हैं। तो अब थर्ड ड्रॉ जब हम कर रहे हैं, सेकंड ड्रॉ कर लिया, थर्ड ड्रॉ में देखते हैं क्या आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट्स अ मीनिंग R3 इज अकरिंग, R3 इज अकरिंग। मैथ्स जस्ट कॉल्ड ओनली नोटेशनल गेम। प्रैक्टिकल फेनोमेनन को आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप नोटेशन दे दो, आपको थ्योरी मिल जाएगी। ये देखो मिल गई है आपको। तो इसी तरह हम क्या करें? R3 इज अकरिंग एंड R1 एंड R2 इज अकर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है वो भी देख लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है क्या? 1/7। सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर R1, R2, R3 इन तीनों को साथ में लेना है, और जब तीनों को साथ में लेना है इसका मतलब या तो R1 अकर हो सकता है, या एटलीस्ट 1 अकर, या ये अकर हो सकता है, या ये अकर हो सकता है। तो हम क्या करें? अगर हमें तीनों चीजें अकर हो रही हैं तो हमने क्या बताया था? इंटरसेक्शन। और इफ एटलीस्ट 1 अकर और मोर अकर, तो उसके लिए हमें क्या करना था? इस्तेमाल यूनियन का करना था। तो हम यहां पे क्या करें? इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए वरना समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किताबों से। यहां देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटरसेक्शन रेड 2 इंटरसेक्शन रेड 3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 डिवाइड बाई रेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3 डिवाइड बाई R1 और R2 दोनों अकर हो चुके हैं। जब दोनों घटनाएं अकर होंगी तो मैंने सिखाया है कि क्या करना है? इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करना है आपको। तो हम इसमें लिख सकते हैं रेड 1 इंटरसेक्शन रेड 2। इस क्लियर? तो अब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 की प्रोबेबिलिटी A है, A नोटेशन दिया है, इसको B दिया है, इसको C दिया है। तो क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C अपॉन A इंटरसेक्शन B। दिस इज कॉल्ड अ डिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। डिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। तो अगर किसी भी इवेंट की हमें डिपेंडेंसी पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A प्रोबेबिलिटी ऑफ C A इंटरसेक्शन B। अगर आगे हम n इवेंट्स के लिए करेंगे तो इसी तरह से हमारा ये चलता रहता है। यही जाके आगे कम्युनिकेशन में जो लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इसी चीज को आगे हम कहेंगे मार्कोव चेन, क्योंकि ये एक चेन बनाएगी आगे, एक फॉरवर्ड प्रोसेस में और एक रिवर्स प्रोसेस में। तो 2 चेन बन जाएंगी। जब हम सिग्नल्स वगैरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो वहां पे ध्यान रखा जाता है। अगर हम सिग्नल के फॉर्म में देखें तो ये इवेंट इस इवेंट से इंस्पायर है, तो हम कह सकते हैं ये मेमोरी कंटेन कर रही है, तो ये मेमोरी वाला सिग्नल हो गया, राइट? अगर सपोज दैट यही इवेंट ये R1 और R2 बाई R1 अगर बराबर होते तो ये मैं कहता कि ये मेमोरी लेस सिग्नल हो गया। तो हम यहां से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम सिग्नल्स में, कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजों को हम एनालिसिस करते हैं
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूरे प्रोबेबिलिटी में है तो वो आपका कंडीशनल थ्योरम है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, हमेशा विद रिप्लेसमेंट के विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में अगर हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि चांसेस चेंज हो रहे हैं हर जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो मैंने पहले भी प्रूफ किया था सिर्फ 2 इवेंट के लिए और अब मैंने प्रूफ कर दिया है n इवेंट के लिए। तो आप कहोगे हमेशा कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर P ऑफ A, P ऑफ B बाई A और P ऑफ C बाई A इंटरसेक्शन B होगा। अभी हमने डिपेंडेंट इवेंट्स को समझा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी समझ लिया। अभी तक हमने विदाउट रिप्लेसमेंट का केस देखा था। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने क्या किया था, विदाउट रिप्लेसमेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उन्हीं का अब हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि n इवेंट्स के लिए क्या हो सकता है। तो यहां देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी B बाई A हमारे लिए किसके बराबर थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ A। ये हमने पढ़ा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फिर हमने क्या जाना, हमने ये भी सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C राइट इंटरसेक्शन D या एंड सॉन, बहुत सारी इवेंट हो उनके लिए हम क्या करते हैं, यहां देखिए P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A इंटू P ऑफ C अपॉन A इंटरसेक्शन B इंटू P D अपॉन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश डैश डैश। ये अभी हमने फंडामेंटल जाना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। क्लियर। अब हम देखते हैं कि विद रिप्लेसमेंट के केस में क्या बनेगा। तो यहां पे देखते हैं, वही हम एक्सपेरिमेंट फिर से ले रहे हैं और यहां पे अब की बार हम क्या करते हैं, हमको विद रिप्लेसमेंट के केस में हमें यहां भी सबसे पहले देखते हैं 3 रेड बॉल राइट, 3 रेड बॉल प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है। तो यहां पे हम निकालते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड बॉल। क्लियर। तो यहां देखिए कैसे करेंगे, अगर हम 3 रेड बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी अगर हम फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे फर्स्ट ड्रॉ, तो यहां देखते हैं क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी पहले ड्रॉ की। तो यहां पे लिखते हैं, काउंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, मैं एक बार नोटेशन आपको बता चुका हूं कैसे करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इज 3/9 राइट, इज द सेम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 बाई R1 इज, अब ये केस अगर हम विद रिप्लेसमेंट का केस ले रहे हैं तो 3 बॉल हमारे पास थी, पहली ड्रॉ की रेड और फिर से रख दिया हमने उसमें। जब हमने फिर से रख दिया तो बॉलें तो उतनी ही रही हमारे पास, 3 यहां कितने आ गए आपके 4। यहां पे वही सेम कंडीशन रही। तो R2 बाई R1 भी कितना हो गया, 3/9। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं थर्ड ड्रॉ के लिए। तो थर्ड ड्रॉ देखते हैं क्या है। अब हम थर्ड ड्रॉ अगर देखें तो क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी R3 अपॉन R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि R1 और R2 दोनों बॉल हमारी क्या है, निकल चुकी है। जब दोनों निकल चुकी है तो उसके लिए अब इंटरसेक्शन लगा दिया। यहां भी कितना आया, 3/9। यहां पे हमको कितना मिल रहा है, 3/9। तो एक प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। तीनों बॉलों को हमें साथ में काम कराना है और जब साथ में काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा, सारी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो यहां क्या बनेगा आप देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों साथ में काम करेंगे, R1 R2 R3। तो दिस इज R1 R2 R3 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 बाई R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 अपॉन R1 इंटरसेक्शन R2। अब हम क्या करें, हमको यह पता चला कि R2 बाई R1 कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, R2 बाई R1
R1 पे कोई इफेक्ट नहीं है, या R2 बाई R1 पे R1 का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 बाई R1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 अपॉन R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल R1 R2 से R3 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो कह सकते हैं ये P ऑफ R3 के बराबर है। तो अब हम क्या कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 R3 प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R3, ये आ गया हमारे पास। वही केस हम फिर से ले सकते हैं यहां पे, क्या कि अगर मैं रेड 1 की प्रोबेबिलिटी को, सॉरी रेड 1 को नोटेशन A दे दूं और रेड 2 को नोटेशन B दे दूं और रेड 3 को नोटेशन C दे दूं, तो यहां कैसे लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये आ गया हमारे पास। ये बेसिकली किस तरह की इवेंट रही कि हमारी R1 से इफेक्टेड नहीं है R2 बाई R1, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे भी R3 इफेक्टेड नहीं हो रही है R1 R2 से, तो ये केस कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो ये हमने दोबारा से अब प्रूफ कर दिया एन इवेंट के लिए कि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमारे चांसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, और डिपेंडेंट इवेंट है तो हमारे चांस चेंज हो रहे हैं, और ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हमने इवेंट के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने का पता कर लिया। अगर मैं यही इवेंट को एन के लिए लगा के देखूं, फॉर एन इवेंट्स, तब क्या बनेगा देखते हैं यहां, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एंड सो ऑन। तो इससे हमें यह पता चला अगर किसी इवेंट को हमें इंडिपेंडेंस चेक करना है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू हमें किसके बराबर मिलनी चाहिए, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी के बराबर मिलनी चाहिए। या अगर हमें तीन इवेंट के इंडिपेंडेंस की कंडीशन पता करनी है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ऑफ ए पी ऑफ बी और पी ऑफ सी के बराबर होगी। अगर तीनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करके अगर हमें ये कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी मिल रही है तो हम कहेंगे कि इवेंट हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां से हमें पता चला इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। क्लियर?